मिलेगा, इसका सिग्नल मशीन के अंदर में चले जाएगा। इतना ही फर्क है, आइटम सेम है, साइज एंड शेप डिफरेंट है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। सो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम करेगा, साउंड वेव डालेगा और मेजर करेगा हेड ऑफ मटेरियल। और यू कैन डू मैनुअल पैडल स्विच ऑपरेटेड सेंसर। अगर कल हम लोग 7920B में जाएंगे तो आई विल शो यू द अल्ट्रासोनिक सेंसर, 5320B में जाएंगे आई विल शो यू द मैकेनिकल सेंसर। दिस इज अनदर ऑप्शन। पहले ऑप्शन था, अभी स्टैंडर्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड स्क्रीड लोड डिवाइस। स्क्रीड लोड डिवाइस जो है नॉर्मली फॉर 7.5 या 8 मीटर्स के ऊपर में ही यूज होता है, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ता है। ये किसके लिए यूज होता है, कैसा यूज होता है, एक एक्सरसाइज के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ लंच के बाद। पिक्चर अभी बाकी है ना, थोड़ा सा सस्पेंस भी होनी चाहिए। अगर पूरा सस्पेंस इंटरवल से पहले पता चल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, उसके बाद ये जो है एक्स्ट्रा जेनॉन हेडलाइट्स जो है, ये हामलिन वाला जर्मन वाला ऑप्शन देता है, बट बहुत महंगा है इसलिए हम लोग लेते नहीं। हाँ, फॉरेन कंट्री में बर्फ पड़ता है तो बर्फ पड़ने से माइनस में टेम्परेचर चलता है, तो ये जो सीट है ये सीट ठंडा हो जाता है। और ऑपरेटर का पिछवाड़ा अगर ठंडा है, पिछवाड़ा का दूसरा भी नाम है लेकिन मैं वो नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। सो पिछवाड़ा ठंडा हो जाएगा तो ऑपरेटर कंफर्ट नहीं रहेगा, सो सीट का हीटिंग भी ऑप्शन है। हाँ, तो गर्म रहेगा तो यू विल बी कंफर्टेबल ना, यू कैन ऑपरेट। दिस इज कॉल्ड CLS, सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम। ये स्टैंडर्ड है। ओके, नाउ इट इज स्टैंडर्ड, अर्लियर इट वाज ऑप्शन। बी और डी दोनों में सर, बी और डी दोनों में था। हाँ जी, बी और डी मशीन दोनों में। बी सीरीज में नहीं, हम जर्मन मशीन में बी और डी सीरीज में दोनों स्टैंडर्ड। और इंडिया में इंडिया मशीन में वी आर नॉट गिविंग स्टैंडर्ड फॉर ओमनी स्क्रीड, वी आर नॉट गिविंग सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम। जहां तक मेरा अनुभव है, शायद ये नितिन कुछ याद है, इस सीरीज में है सर। 5320D में है क्या सेंट्रल लुब्रिकेशन? मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। प्लेट खोला था दोनों से, दोनों डी सीरीज में स्टैंडर्ड है। डी सीरीज जर्मन मेड मशीन में स्टैंडर्ड है। जर्मन में दैट इज 9 मीटर पेवर, 10 मीटर पेवर एंड 13 मीटर पेवर। क्लियर? दैट इज क्लियर। 9, 10 और 13 ये जर्मन हो गया। जर्मन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। So this is how the V3.26 looks like, जो B सीरीज मशीन में लगाया गया है। V3.26 इसमें देखिए कलर डिस्प्ले नहीं है। पहले जो सुबह दिखाया था फोटो, बड़ा वाला डिस्प्ले था और वो कलर डिस्प्ले था, सभी फंक्शंस इसमें दिखाई पड़ रहा था, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ओनली लिमिटेड फंक्शंस एंड फीचर्स। क्या ऑप्शनल है? ऑप्शनल नहीं है, अभी स्टैंडर्ड हो गया। जैसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते गया, मोबा वाला भी अपना सेंसर की क्वालिटी बढ़ते गया, अपग्रेड करते गया, ज्यादा फीचर्स देने लगा स्टैंडर्ड में, तभी तो उसका बिकेगा, नहीं तो कोई लेगा नहीं। सो पेवर के कंपोनेंट्स देखेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, जो हमारा मशीन में है, जो दूसरे मशीन में नहीं है, अगले के पास नहीं है। सो ये तो देख लिया पुश रोलर, फिर उसके बाद देख लिया हॉपर, उसके बाद देख लिया कन्वेयर। रिवर्सिबल इज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन नाउ इन डी सीरीज। ओके, फर्क सिर्फ इतना है, EPM 2.5 में कंट्रोल SC उस स्क्रीड कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, मेन कंट्रोल पैनल में होगा। लेकिन जर्मन वाला मशीन में वर्जन 3 में EPM 3 में स्क्रीड कंट्रोल यूनिट में रिवर्सिबल होगा। उसके बाद इंजन एंड कूलिंग सिस्टम। अभी तो ईट्स सिस्टम आ गया, मैं आपको B सीरीज दिखा रहा हूं, D सीरीज में ईट्स आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईट्स? एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। एंड EGR का मतलब क्या है? एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। पांडे जी, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या होता है? सर गैस कौन सा गैस को? EVR जो गैस जनरेट होता है, कौन सा गैस?
अभी सारा वाला बात बोल रहा है तो मैं बोल दूंगा, मेरे से भी गैस निकलता है। तो कौन सी गैस की बात कर रहा है? यहाँ से भी गैस निकल रहा है। ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि बहुत सारा ऑरिफिसेस है, यानी होल है, अलग अलग होल में, नाक, कान, आंख में भी होल है, वो भी होल बनी है, वहां से भी गैस निकलता है। सो कौन सी गैस? आपको मालूम है, वर्ड नहीं आ रहा जोड़। इंजन जब चालू होगा तो एक गैस निकलता है ना, उसको क्या गैस बोलते हैं? फ्यूल नहीं, इंजन की जो जब चलते हैं गैस निकलता है ना, वो गैस किसके थ्रू से एटमॉस्फेयर को जाता है? एग्जॉस्ट पाइप से जाता है ना, तो उस गैस को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस। सो ईजीआर में क्या होता है एग्जॉस्ट गैस को? इसी और वो गैस जनरेट करती है, उसको कूल करती है और फिर वापस भेजती है, जिससे मशीन का पावर थोड़ा सा और इंक्रीज होगा या पावर इंक्रीज होगा। ओके, पावर इंक्रीज तो नहीं होगा, कुछ और होगा। कितना प्रतिशत गैस भेजता है? पूरे से पूरा भेजता है या थोड़ा सा भेजता है, ज्यादा भेजता है? कितना प्रतिशत भेजता है? परसेंटेज वाइज नहीं पता। ओके, एनीबॉडी एल्स कैन? 20% सॉरी, 20%। 20%? 2 से 3% रहता है। 2 से 3% बहुत कम है। It is almost 25 to 30%. 25 to 30%. And what he said was very correct. कूल करता है वो गैस को। पर वो सर एग्जॉस्ट गैस ही रहेगा तो उसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। आप 20% भेजेंगे तो कैसे पावर वही रिड्यूस हो चाहिए जाएगा? ना, हमको वही चाहिए ना। सी, अगर हमने डीजल की स्प्रे की क्वांटिटी अगर हम कंट्रोल करेंगे और एटमॉस्फेयर से जितने ऑक्सीजन है वो टर्बोचार्जर के थ्रू से वैसे ही एयर को कंप्रेस करके पूरा ऑक्सीजन भर के अंदर भेज रहा है, सो थोड़ा सा 20% एग्जॉस्ट गैस डालने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एमिशन में बहुत अंतर पड़ेगा। आपकी नॉक्स जो है, NOx ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसको जो एग्जॉस्ट गैस कहते हैं तो कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, इट इज कॉल्ड एमिशन। एमिशन। एमिशन, एमिशन। हमारा इंजीनियरिंग में हमारा मिशन डिजाइन का मास्टर और ये गैस वही गैस है जो हर गाड़ियों से जो निकलती है, दैट इज कॉल्ड एमिशंस। एमिशंस। तो एमिशन के बारे में जब बात हुआ था क्लास में, मिशन डिजाइन क्लास में, तो मेरा मास्टर जो था बहुत जॉली टाइप आदमी था, हमारे साथ तो बहुत हंसी मजाक करते थे, मसाले वाली बात बोलते थे। तो वही बोला था, इफ देयर वाज नो एमिशन यू एंड आई विल नॉट बी हियर। सही बात है, बच्चा बनाने के लिए एमिशन करना पड़ेगा। सो लाइक दैट ही यूज्ड टू से, सो एमिशन बोलते हैं उसको, एनी आइटम दैट कम्स आउट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज से, कोई भी साधन से कुछ गैस, कुछ समथिंग निकलता है, लिक्विड होने दो या पानी होने दो या गैस होने दो, दैट इज कॉल्ड एमिशन। ओके, सो ईट्स में प्लीज रिमेंबर, ईट्स एंड EGR गो हैंड इन हैंड फॉर कंट्रोलिंग द एमिशन नॉर्म्स। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक हमारा ईट्स फॉर सेल्स का मॉड्यूल अभी मैं ऑनलाइन कंडक्ट करूंगा। सो आप लोग को थोड़ा सा ईट्स की जानकारी और चाहिए तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दैट। देन हाइड्रोलिक पंप्स है, फिर ट्रैक्शन ड्राइव मोटर यानी ड्राइवर ड्राइव मोटर, उसके बाद ऑगर है, उसके बाद ऑपरेटर की कंट्रोल स्टेशन है, उसके बाद स्क्रीड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फोटो में देखिए, यहाँ पे एक नीली नीली दिखता है, एक होस लाइन कनेक्शन जा रहा है, इधर पे नीली नीली दिखता है, होस लाइन जा रहा है, ट्रैक टेंशन। ऑटोमेटिक ट्रैक टेंशनिंग सिस्टम। वेरी गुड, ऑटोमेटिक ट्रैक टेंशनिंग सिस्टम, जिसके पास भी, किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। नोबडी हैज गॉट दैट। सो अगर आपको कस्टमर कंप्लेंट करेंगे कि सर जब मशीन खड़ा है तो टेंशन ही नहीं है ट्रैक में, तो बोलिए ये बात सही है। मशीन जब चालू होगा, हाइड्रोलिक पंप से चार्ज प्रेशर जो है, इट विल गो एंड प्रेशराइज द सिलेंडर एंड वो ट्रैक रोलर को ढकेल देगा। रोलर को ढकेल देगा तो ट्रैक को जितनी टेंशन चाहिए उतनी ही टेंशन मेंटेन करेगा, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए।
ग्रीसिंग करेंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो ज़्यादा कम ज़्यादा होने का चांसेस है, जिसकी वजह से स्प्रॉकेट और ट्रैक लिंक एंड ट्रैक रोलर का शाफ्ट वेयर आउट होने का, जल्दी वेयर आउट होने का बहुत चांसेस रहता है। लेकिन सर ये तो स्ट्रेट ही चलेगा तो इसमें टेंशन का कैसे ज़रूरत पड़ेगा? बहुत ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़रूरत पड़ता है। जब भी ट्रैक मूव होता है धीरे 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 ऐसा मूव होता है, झटका लगते रहेगा, गीला रहेगा ना तो चैन ऐसे झटका लगते रहेगा। एंड जब झटका लगेगा, आप मैं कल दिखाता हूँ आपको चला के मशीन, झटका लगेगा और वो झटका को हाइड्रोलिकली शॉक ऑब्जॉर्बिंग भी हो जाता है सिलेंडर देने से। क्योंकि जनरली कस्टमर यही हमसे बोल सकता है कि आगे पीछे अंदर बाहर जाते रहेगा। तो ऑटोमेटिक सेंसर लगा, ऑटोमेटिक एग्जिस्ट होता है ना ये सेंसर नहीं है इसमें, एक सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है कि जब भी ड्राइव लीवर फॉरवर्ड में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैक टेंशनिंग चालू हो जाएगी। तो केवल ये ट्रैक पेवर में ही होगा ना? ओनली ट्रैक पेवर में होगा, व्हील पेवर में नहीं रहेगा, व्हील पेवर में नहीं रहेगा। ओके, सो पेवर का क्या काम है? मैं सुबह थोड़ा टाइम पहले एक स्लाइड दिखाया था, पेवर क्या काम करता है। एनीबॉडी कैन रिमेंबर दैट स्लाइड एंड टेल मी पेवर क्या क्या काम करता है क्विकली? ईएलसी करता है, टेपिंग करता है। क्या क्या काम नहीं है, पेवर का काम क्या है? कौन सा मटेरियल नहीं बोला, पेवर क्या काम करता है? पेविंग मटेरियल पहले लेता है अंदर, अपने अंदर में मटेरियल लेता है, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग द मटेरियल, डेपोजिटिंग द मटेरियल, ट्रांसफर द मटेरियल। बराबर है? बराबर। सो हॉपर से मटेरियल लेता है, टिपर से हॉपर में गिरेगा, हॉपर से कन्वेयर टनल में जाएगा, उसके बाद ऑगर टनल में जाएगा और उसके बाद स्क्रीन के नीचे मैट बन के आ जाएगा। सो मटेरियल कैसा मूवमेंट होता है? इस तरह की मटेरियल मूवमेंट होती है, करेक्ट? सो इट इज रिसीविंग, ट्रांसफरिंग एंड डिपॉजिटिंग। वो ट्रांसफरिंग डेप्थ मूव भी करेगा ना? यस, स्क्रीड में कॉम्पैक्शन मिलता है। We are अभी हम लोग वो पॉइंट को अभी तक डिस्कस नहीं किया, वाइब्रेशन एंड डैम्पिंग क्या चीज है, कैसा होता है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। विल कम टू दैट। देखिए ऊपर से देखिए मटेरियल कैसा जाता है, टनल के थ्रू से ऑगर टनल में जाएगा, ऑगर टनल से मशीन के पीछे जाएगा मैट बन के। क्लियर ना? अभी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, सुबह भी मैंने बताया था पुश रोलर की डिस्कस करने का टाइम में, टिप्पर जो है पेवर को आगे ढकेलना नहीं चाहिए। आप लोग सभी ट्रेन में ट्रैवल किए हैं तो प्लेटफॉर्म में आधा घंटा पहले अगर पहुंच गए होते, सीट में लेके बैठ गए होते तो एक ऐसा झटका लगता होगा, पूरा कैरेज पीछे की तरफ जाता है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इंजन बांधा गया है। तो वहां क्या किया, इंजन आके कैरेज को आके ठोका, शॉक ऑब्जॉर्बर्स अब्जॉर्ब किया, लेकिन फिर भी मूवमेंट था पीछे की तरफ। इसमें भी सेम चीज है, अगर टिप्पर आके पुश रोलर को टच करेगा, वो झटका में पेवर पीछे जाएगा तो माल उधर एक बम्प हो जाएगा। सो देयरफॉर पेवर का 30 सेंटीमीटर से पहले टिप्पर को खड़ा करना चाहिए। इसलिए ऑपरेटर के सामने एक और आदमी साइड में वहां जमीन में खड़ा रहना चाहिए इशारा देने के लिए। जो पर्ची बुक लाता है ना प्लांट से, वो पर्ची बुक को कलेक्ट करेगा और वो ये पेवर ऑपरेटर और टिप्पर ऑपरेटर को इशारा भी देगा। तो एनिमेशन देखिए कैसा होगा। सो टिप्पर धीरे धीरे पीछे आएगा, 30 सेंटीमीटर गैप रहेगा, तब खड़ा हो जाएगा, ऑपरेटर को इशारा कर देगा, उसके बाद पेवर वाला को इशारा करके पेवर आके टिप्पर को ढकेलना शुरू करेगा और पैरेलली डाला उठाएगा और माल अंदर जाएगा और कन्वेयर चालू होगा, ऑगर चालू होगा और पेवर मूव करेगी और धीरे धीरे मैट बनते जाएगा। क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दिस? नेक्स्ट, फैक्टर नंबर 3, F3, हेड ऑफ मटेरियल्स। अभी तो थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले मैंने बताया था और अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर कहाँ पे फिट होता है? दोनों स्क्रीड की एंड में, किनारे में फिट होता है। बराबर है? दोनों स्क्रीड की किनारे में फिट होता है।
वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो उस एरिया पे स्क्रीड ऊपर उठ जाएगा, वहाँ पे मटेरियल कम रहेगा तो स्क्रीड झुक जाएगा, सो हाइट अप एंड डाउन हो जाएगा। लेकिन सेम केस सेंटर ऑफ द स्क्रीड में भी आएगा जहाँ पे कन्वेयर से माल गिर रहा है टनल में। अगर कन्वेयर से ज़्यादा माल गिर गया तो भी स्क्रीड बीच में उठने का चांसेस होगा। अगर स्क्रीड उठ गया तो बीच में एक ऐसा राउंड वाला शेप में डांपर का प्रोफाइल आ जाएगा, दैट इज नॉट गुड। वी वांट द सेम प्रोफाइल एवरीवेयर। सो इसको कैसा पता चल जाएगा मशीन को? मशीन को कोई भी चीज ज्यादा डालना या कम डालना करके पता करने के लिए ये तो सेंसर डालना पड़ता है। सो जैसा अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर में डाला है तो वैसा ही कन्वेयर को कंट्रोल करने के लिए कन्वेयर की सेंसर भी डाला गया है। यहाँ पे एक पैडल स्विच, यहाँ पे एक पैडल स्विच, इसका एडजस्टमेंट कम ज्यादा कर सकता है। थिकनेस कम है, थिकनेस ज्यादा है, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे किया जाता है, ये वाला और ये वाला। सो इसको बोलते हैं कन्वेयर पैडल स्विच। डी सीरीज मशीन में और बी सीरीज जर्मन मशीन में ऑप्शन है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर इधर भी मिलेगा, चाहिए तो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी मंगा सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। बट नॉर्मली आज का डेट में इंडिया में नया लड़का को कोई भी ऑपरेट, कोई भी कंपनी में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर केबल चलाने के लिए नहीं देता है। लेता है तो मिनिमम 4-5 साल का ऑपरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए और उससे पहले 2-3 साल का हेल्परी किया होना चाहिए फील्ड में, तब जा करके ऐसा आदमी को ही केबल ऑपरेटर बन के लेता है, इसलिए उसका पगार भी ज़्यादा रहता है। सो दैट इज द रीजन वाई ऑपरेटर क्या है, पैडल स्विच रहेगा, मैन्युअली ऑपरेटेड पैडल स्विच रहेगा, तो फिर भी ये मटेरियल इधर कंट्रोल करेगा। और इसी को बोलते हैं ऑगर मोटर, ड्राइव मोटर। और यहाँ पे यू कैन सी बेल्ट एक्सेस पिस्टन मोटर हियर, अभी स्ट्रेट ड्राइव है नया डी सीरीज में, ये मेड द चेंजेस। एंड इसमें ड्राइव रहेगा, द ड्राइव विल बी चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव। सो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन भी घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी घूमेगी, रिवर्स में। एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑवर, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑवर बोला जाता है और ये राइट हैंड साइड ऑवर बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंटली एक रिवर्स और एक सीधा इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेबल इज पॉसिबल। वन साइड एंटी क्लॉकवाइज एंड वन साइड क्लॉकवाइज, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिखता है, अच्छा कंडीशन है या बुरा कंडीशन है? बुरा कंडीशन है। बुरा क्यों है? गलत कंडीशन क्या है? हाँ, एक्सेलेंट पॉइंट। बड़ा पत्थर अलग हो गया, छोटा पत्थर अलग हो गया। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बहुत कम है, बीच खाली हो पूरा, जब टनल से हाँ, कर लेना है। एंड यहाँ पे सेंटर का कन्वेयर चेन का सेंटर गार्ड जो है दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। हॉपर शुड बी ऑलवेज 1/3 फुल, ऑलवेज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कॉर्नर पे मार रहा है कि लोग ढकेला है। एंड ये इस टाइम पे डायरेक्टली कन्वेयर चलाते चलाते इधर खाली कर दिया और हॉपर को क्लोज नहीं किया, ये गलती है ऑपरेटर का। कन्वेयर एरिया इज एक्सपोज्ड एंड ऑर्गन्स आर स्टार्विंग, सो हेड ऑफ मटेरियल कम हो जाएगा। सो दूसरा, ये जो बड़े पत्थर अलग है, छोटे पत्थर अलग है, इसका नाम क्या है टेक्निकल वर्ड? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज द राइट वर्ड। सेग्रीगेशन अलग अलग जगह में होता है, पेवर में भी सेग्रीगेशन होता है, टिपर में भी सेग्रीगेशन होता है, प्लांट में भी सेग्रीगेशन होता है। सो सबसे कॉमन ज्यादा प्रॉब्लम होता है सेग्रीगेशन इन द टिपर्स बिकॉज ऑफ बैड प्रैक्टिस इन लोडिंग द टिपर्स। टिपर में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इस तरह की लोड करते हैं, प्लांट की
प्लांट की पंपिंग रहेगा और ये रोटेट होते रहेगा, मिक्स करते रहेगा और हाइड्रोलिक सिलेंडर रहेगा। जैसा मिक्स रेडी होगा सेंसर बताएगा, ये सिलेंडर ओपन करेगा, या तो हाइड्रोलिक रहेगा या न्यूमेटिक रहेगा, एयर ऑपरेटेड। ये सिलेंडर ओपन करेगा तो ये गेट ओपन हो जाएगा, गेट ओपन हो गया तो माल इधर गिरेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर मैंने देखा है क्या करेगा, टिप्पर वाला होकर के नीचे खड़ा करके नीचे उतार देगा, टिप्पर की स्विच ऑफ करके हैंड ब्रेक डाल के गियर में डाल के उतार के नीचे बैठ के बीड़ी पिएगा, कहीं नहीं रगड़ेगा, तंबाकू खाएगा या गप्पे मारेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको पता है 15-20 मिनट लगने वाला है। दैट इज बैड प्रैक्टिस। क्योंकि बैड प्रैक्टिस इसलिए है कि ये ऐसा एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लोडिंग हो जाएगा, ऐसा पहाड़ जैसा लोडिंग हो जाएगा। आप अभी यहाँ से ये डाला है, ये डाला को उठाएंगे तो ये इस तरफ आएगा, ऐसा होगा, बराबर है ना। ये वाला ऐसा उठेगा तो इस तरह की शेप होगी, तो इसमें पत्थर ऐसा पत्थर है, ये एकदम नीचे की तरफ भागेगा कि नहीं? जब भागेगा बड़ा पत्थर अलग हो जाएगा, छोटा पत्थर अलग हो जाएगा। एनिमेशन देखिए, यही हो जाता है। सो इसको काउंटर करने के लिए सेग्रीगेशन ज्यादा हो जाता है। सो देन व्हाट हैपेंस, पेवर मैट के नीचे में बड़े पत्थर अलग है, छोटे पत्थर अलग है, तो रफ फिनिश आ जाता है और कस्टमर जो बोलते हैं क्लाइंट अग्री नहीं कर रहा है, आपका पेवर का सही नहीं है, प्रॉब्लम लोडिंग में है, लेकिन इल्जाम जो है पेवर के ऊपर डाला है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस व्हेनेवर वी डिस्कस सेग्रीगेशन विद द कस्टमर। You have to probably go to the plant and see how the loading is done. So normally, what is the correct method of loading? अगर ये गलत बात है तो सही बात क्या है? सही सर, स्टार्टिंग से क्लोज कर देगा, जब बंद जाए उसके बाद गाड़ी बढ़ाएगा फिर। Absolutely right. उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? Absolutely right. Please give a big hand. What is the right answer? He is given the right answer. आगे पीछे करके मल्टीपल लोडिंग करना है। सो व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? मल्टी ड्रॉप लोडिंग। टेक्निकल वर्ड मल्टी ड्रॉप लोडिंग। देखिए इसी की बात कर रहे थे ना, मल्टी ड्रॉप लोडिंग। सो यहां पे अगर डाला उठेंगे, ये वाला पहाड़ जो है ये दूसरे पहाड़ के साथ टक्कर होगा, दूसरा वाला तीसरा वाला से चौथा वाला, इसका मतलब पूरा मटेरियल मिक्स हो जाएगा। सेग्रीगेशन होने का बहुत कम चांसेस है। सो सी द एनिमेशन, व्हाट ही सेड वाज वेरी नाइस। वही चीज हमने अभी एनिमेशन की बनाया। सो सबसे पहले लोड करेगा, फिर टिपर वाला आगे जाएगा, फिर से लोड होगा, फिर टिपर वाला आगे करेगा, फिर टिपर में लोड होगा, ऐसा करके अलग लोड होगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी ड्रॉप लोडिंग। लेकिन क्या है, टिपर वाला मेहनत करना पड़ता है ना, ही हैज टू सिट इन द ऑपरेटर सीट ना। प्लांट वाला जब भी हॉर्न मारेगा टिपर को आगे करना पड़ेगा। मल्टी ड्रॉप लोडिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ध्यान रखिए, दिस इज द राइट वे टू डू द लोडिंग सो दैट मशीन में फिनिशिंग सही आ जाएगा। कस्टमर कंप्लेंट क्या होगा, आपको कॉल आएगा मशीन फिनिशिंग अच्छा नहीं आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल वाला पास नहीं कर रहा है, आप आदमी भेजो, क्या करेगा समझ में। या तो कोई ज़्यादा गुस्सा आ गया तो बोलेगा पेवर वापस ले भेजो। यही तो कॉमन वर्ड्स यूज करता है कस्टमर। इससे सर अपने को फायदा होगा कंपटीशन, और कंपटीशन जो है तो सीधा बोल देगा बोलिए उनको पेपर देने से आप ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे सर, फिनिशिंग अच्छा नहीं। बट याद रखिए, अगर ये मल्टी ड्रॉप लोडिंग नहीं है, भोगले में भी रफ फिनिशिंग आएगा, हमारा भी रफ फिनिशिंग, भगवान आने से भी कैनॉट बी अवॉइडेड। सो प्लीज रिमेंबर, टिप्पर
डायरेक्टली जाके इधर टच नहीं करना चाहिए। टिप्पर इधर 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर दूर में खड़ा होना चाहिए। इधर एक आदमी खड़ा रहेगा, इशारा करेगा, फिर पेवर आगे करेगा और आके इसको पुश रोलर में टच करके मशीन को ढकेल दे जाएगा। एक सवाल इधर आपको पूछना है जो आई एम वेटिंग फॉर यू टू आस्क। ऐसा बहुत कम मतलब करते हैं और अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। लाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। व्हेन यू गो टू द कमीशनिंग कमीशन, ये आपका फर्ज बनता है कि आपको सिखाना है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं बताएंगे, कस्टमर की बेस्ट प्रैक्टिसेस सही नहीं है, तो मशीन के ऊपर बैरिंग खराब होती है सर, बैरिंग खराब होती है लाइट तक लगाने से कंप्लीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पीछे धकेल देता है ना पेपर को, तो माल में बम्प आ जाएगा ना, वो बम्प कॉम्पैक्ट नहीं होगी। टक्कर लगने से मशीन की चोरी हो सकती है। मशीन टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे जो जाता है ना वो बम्प का क्रिएट करता है। दैट इज द रॉन्ग थिंग। सो हमारा फर्ज बनता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को कस्टमर को समझाएं। तो हम सर एक ये भी तो बोलते हैं कि पुश रॉड हमारा हैवी है बोगले से, यस, तो फिर वो किस लिए सर हाँ जी, हैवी हमने क्यों बनाया उसको हेवी पुश रोलर, रॉड को? पुश रोलर, Yes, sir. हेवी रोलर इसलिए बनाया है बिकॉज कभी कभी धक्का लग भी जाता है एंड एज ही वेरी राइटली सेड, लोड अगर ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे जो बेरिंग है जल्दी डैमेज होने का चांसेस रहता है। एंड ये ऑसिलेशन नहीं रहेगा तो टेढ़ा लोड पड़ेगा तो ये बेरिंग और ये रोलर जल्दी डैमेज हो जाएगा। सो वी हैव गिवन 160 mm बड़ा वाला बेरिंग, 160 mm डायमीटर विद ऑसिलेशन। सर ये गाड़ी जब लग जाता है तो गाड़ी स्टार्ट और न्यूट्रल पोजीशन रहता है कि बंद रहता है, न्यूट्रल में छोड़ देता है? न्यूट्रल पोजीशन गाड़ी बंद नहीं करता है, टिप्पर चालू रहता है, ब्रेक में पेडल से हाथ पैर निकल जाना चाहिए, गियर लेवल न्यूट्रल में रहना चाहिए एंड पेवर आगे धकेल नहीं जाएगा। नाउ एक सवाल जो आप लोगों से इंतजार कर रहा हूँ पूछने के लिए, इसी रिलेटेड है, इसी की रिलेटेड है, इसी की रिलेटेड है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहाड़ी इलाका में पेविंग कैसा होता है? ऐसा होता है और ऐसा पहाड़ होता है। इस टाइम में कैसा पेविंग करता है? ऊपर के नीचे करेगा या नीचे के ऊपर करेगा? दोनों ही कंडीशन आएगी। दोनों ही कंडीशन में। हाँ, नीचे से ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा टिप्पर का लोड पेवर के ऊपर आएगा। बट ऊपर से नीचे करने का टाइम में टिप्पर का लीवर न्यूट्रल कर देंगे तो धड़ चल जाएगा। तब क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे तो टिप्पर को ढकेल के खींच के लेके जाएगा तो मैट खराब हो जाएगा, मैट मिक्स खराब हो जाएगा। नहीं तो ये नहीं करना। उल्टा कैसे करेगा? कभी कभी उल्टा करने का उतना इजी नहीं रहता है। छोटा सा रोड है, पहाड़ में घुमाना वो सब करना इतना इजी नहीं रहता है। तो उसमें डाल देगा, ऊपर में ये थोड़ा आगे बढ़ा लेगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा। वो एक तरीका है पेवर का, टिप्पर का टायर आने तक वेट करेगा, उसके बाद टिप्पर का ब्रेक लगाएगा, उसके बाद डाला उठाएगा, पेवर में थोड़ा हॉपर का भार देगा, उसके बाद टिप्पर को गियर लेवर डाल के धीरे धीरे आगे लेके जाएगा 10 फीट, उसके बाद पेवर खत्म करके फिर आएगा। दैट इज वन वे, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस। द बेटर वे इज, यहाँ पे एक साधन रहता है जो ये टायर को पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड टो हिच। टो हिच सो टायर का ड्रम में पकड़ के रखता है, सो दैट डाउन द हिल पे भी आराम से कर सकता है। टो हिच सर कभी देखा नहीं पड़ेगा नहीं सही। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन प्रोफेशनल कस्टमर्स दे यूज दिस। ये तो हिच स्टैंडर्ड उसमें देते हैं, स्टैंडर्ड अलग से बनवाते हैं, बनवाते हैं, अलग से बनाते हैं।
So now you can see the screed lift cylinder. ये है, ये टो पॉइंट सिलेंडर है और ये टो आर्म सिलेंडर। ट्रैक्टर स्पीड टू ऑफ टू पॉइंट कनेक्शन टू पॉइंट सिलेंडर। क्लियर? नाउ सुबह हमने बताया कि ये टो आर्म जो है स्क्रीड के साथ इधर बोल्टेड है, इधर बोल्टेड है, और ये सिलेंडर को ऊपर नीचे करने से स्क्रीड इसकी एंगल चेंज होगी, F1 एंगल ऑफ अटैक चेंज होगी। क्या ये एंगल ऑफ अटैक एक ही तरीके से चेंज कर सकता है या दूसरा कोई और तरीका है जिसकी वजह से स्क्रीड की एंगल कम ज्यादा कर सकता है? एक और तरीका है, वो कौन सा तरीका है? टर्न बकल एडजस्टमेंट। सो टर्न बकल जो है यहाँ पे रहता है बिटवीन कनेक्टिंग द स्क्रीड एंड द टो आर्म। ये टर्न बकल सो ये टर्न बकल को एडजस्ट करने से स्क्रीड की एंगल कम या ज्यादा कर सकता है। ये कब जरूरत पड़ता है? Yes, absolutely right answer. Please give it a big hand. आप खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। बैठे बैठे में इतना साउंड तो नहीं है, खड़े खड़े कैसा होता है भाई? ये नहीं बोलने का। बैठे बैठे। सो आपको एक स्पेशल ताली मिली है इससे। तो एक साथ दोनों साइड हो गए। एक साथ इसलिए सोचा होगा हाँ खाली हाथ ऐसे टच करने से ओके। सो प्लीज रिमेंबर टू कंडीशंस में टो आर्म का स्क्रीड की एंगल चेंज करने के लिए जरूरत पड़ता है। कंडीशन नंबर 1, फैक्ट्री में स्क्रीड जब असेंबल करते हैं इस तरह की यामा की टेबल बनाते हैं और इसमें स्पिरिट लेवल रख के 0 to 0 सेट करके 0 स्लोप पे सेट करके उसके ऊपर में स्क्रीड की कंपोनेंट्स रख के एक एक करके स्क्रीड को जोड़ा के बनाते हैं सो दैट स्क्रीड इज फुल्ली फ्लैट। और ये फ्लैट वाला आइटम को टो आर्म के साथ मशीन के साथ जॉइंट करते हैं तो स्क्रीड फ्लैट रहेगा। पेवर जो है स्क्रीड अगर फ्लैट रहेगा तो पेवर जो है स्क्रीड फ्लोटिंग कंडीशन में डालने के बावजूद भी स्क्रीड जो है डोजर की काम करेगा, मटेरियल को खींच के लेके जाएगा, धकेल के लेके जाएगा। सो फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, वी डू व्हाट इज नोन एज नल सेटिंग। एक छोटा सा एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देते हैं स्क्रीड में। ये छोटा सा एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने से क्या फायदा होगा, कस्टमर को अप टू 120-125 mm तक आराम से विदाउट एडजस्टिंग द स्क्रीड एंगल ऑफ अटैक यू कैन डू द बेविंग डंबर। बट जब वेट मिक्स में करना पड़ता है दैट इज फॉर 125 150, 175 and above up to 300 mm तो स्क्रीड की एंगल बढ़ाना पड़ेगा। वो टॉप पॉइंट से बढ़ाने से नहीं होगा, आपको टर्न बकल से मैक्सिमम करना पड़ेगा ताकि मटेरियल ज़्यादा मटेरियल स्क्रीड के नीचे फ्लो हो जाए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, थोड़ा सा हमको भी रेस्ट चाहिए। आपको सवाल पूछूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, आप बात करेंगे। वोल्वो पेवर फिनिशर कैन बी यूज्ड टू ले पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट अगर ऑपरेशन धीरे धीरे करेंगे। सही है या गलत है? सही है। कौन सही बोला? गलत है। आई टोल्ड यू पीक्यूसी नहीं कर सकता हमारा मशीन। पीक्यूसी नहीं कर सकता। पीक्यूसी नहीं कर सकता। 90% of that imperfections are caused by lack of best practices concerning dash and dash. 90% of bad imperfection.
मटेरियल मैनेजमेंट और फ्लो सुबह मैंने बताया था मटेरियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गलतियां वहीं से होती है। इंडियाज रोड नेटवर्क इज रैंक Third. ये True. तो सभी को पता है। पीटीआर जो है ज्यादा ट्रैक्शन रोड ग्रिप देता है। False. कल भी मैंने पूछा था। क्वेश्चन है आपका। What are the three functions of the tractor? Push the truck, pulling the screen, paving करने पर is done by screen. Tractor, वो पावर ऑपरेशन power Power operation के लिए operator platform के लिए. Provide power, operator Operation. station, tows the Tows screen, screen, pushes the pushes trucks trucks, and provides provide the matter. material. Track-driven paver has higher initial operating cost compared to न्यूमेटिक pneumatic टायर tire paver. True or false? ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। लिशियर ट्रैक पेवर में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है या टायर पेवर में ज़्यादा ट्रू नेक्स्ट मल्टी-लेयर material construction practices increases pavement dash and lowers dash cost over the life of the road. कल भी ये strength and मटेरियल very good. What are the three most important factors for a paving contractor? Paving contractor को 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या क्या होती है? थिकनेस Okay. That is profile of the mat, thickness or width. Material quality. Okay, very good. Solanki डेंसिटी बहुत साइलेंट है। इंग्लिश का इशू है। नहीं, मैं तो मैक्सिमम हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत कम इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा हिंदी जो है साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन हिंदी नहीं है मेरा। प्रोडक्टिविटी बराबर है ना? कस्टमर को यही मेन चीज है। Productivity. पैसा बनता है। डेंसिटी डेंसिटी, ये बात कोई बोला नहीं है। नहीं बोला था। यस यस सुपर। स्मूथनेस Hydraulic extendable screen has a basic width from dash to dash. 2.5 4.75 4.75 and 3 meter to 6 meter. 6 मीटर ये for example VB88. Okay, let us take a small break because अगला factor